स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले लेक्चर में हमने डार्विन की डिस्कशन की कि डार्विन ने अपनी थ्योरी जो इवोल्यूशन के बारे में दी थी, जिसको हमने कहा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसका हमने तस्करा किया। अब आज का हमारा टॉपिक जो है उसमें है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन को साबित करने के लिए हमारे पास एविडेंसेस क्या क्या हैं या सबूत क्या हैं। जाहिर है जब किसी चीज का क्लेम किया जाता है तो उसको साबित करने के लिए कुछ हमारे पास एविडेंसेस होना जरूरी है। सो इवोल्यूशन एक ऐसा नेचुरल फिनोमेनन है जिसके अंदर काफी सारे ऑब्जर्वेबल साइंस मौजूद हैं, यानी ऐसे साइंस इवोल्यूशन छोड़ के जाती है जिसको देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, चेक किया जा सकता है, जिसमें चंद एक का तस्करा आपके सिलेबस के अंदर है। सबसे पहला इसका एविडेंस है बायोजियोग्राफी, उसके बाद हम देखेंगे द फॉसिल रिकॉर्ड, उसके बाद तीसरा एविडेंस है कंपैरेटिव एनाटॉमी, उसके बाद है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, डार्विन का जितना भी काम था, as we came to know into the previous lecture, that he collected many samples of living organisms as well as the samples of fossil, and during this expedition what he collected, he formulated a theory that is called theory of natural selection, or on the origin of species by means of natural selection. All of his theory was totally based on the biogeography and fossil record, यानी कहा यह जा सकता है कि जितना भी चार्ल्स डार्विन का वर्क है वो बायोजियोग्राफी के ऊपर और फॉसिल रिकॉर्ड के ऊपर मबनी था, क्योंकि उसने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखी स्पीशीज की और फॉसिल रिकॉर्ड भी देखा। तो उसमें सबसे पहले बायोजियोग्राफी क्या चीज होती है? दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये इवोल्यूशन का एविडेंस क्यों है? मसलन एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, आर्मडिलोज। ये एंशियंट टाइम में रहने वाले आर्मर्ड मैमल थे, यानी ये ऐसे मैमल्स हैं जिनके ऊपर आर्मर्ड स्ट्रक्चर थे, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के। सो अब इनकी ओरिजिन बेसिकली अमेरिका में हुई। अब दुनिया में पाए जाने वाले जो इनके हम असर या इस टाइम में पाए जाने वाले आर्मर्ड मैमल्स थे, उनकी बिल्कुल सिमिलैरिटी इन्हीं आर्मडिलोज के साथ है। यानी यूं महसूस होता है कि जैसे एंशियंट टाइम में जो एंसेस्ट्रल आर्मडिलोज थे वो अमेरिका के अंदर हैं, और उनसे ही मॉडिफाइड फॉर्म में आज दुनिया में जहां जहां आर्मर्ड मैमल पाए जाते हैं वो वहीं से आए हैं, और इस चीज को फॉसिल रिकॉर्ड बाकायदा साबित करता है। सो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पहला एविडेंस है जिसने डार्विन को कन्विंस किया कि वाकई ही इवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ है। दूसरा बहुत बड़ा सबूत इन दिस कंसर्न है द फॉसिल रिकॉर्ड। आप लोग जानते हैं कि फॉसिल्स जो हैं वो प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं फ्रॉम द मिलियंस ऑफ ईयर्स, या हम यूं भी कह सकते हैं कि फॉसिल्स आर अर्लियर द एक्चुअल रिमेन्स ऑफ are traces of living organism that lived in the ancient geological times. So वो फॉसिल रिकॉर्ड का मिलना सिर्फ एक एविडेंस नहीं है, बल्कि उसकी एक पूरी की पूरी सक्सेशन, एक पूरी तरतीब, यानी जैसे एक के बाद दूसरे की बारी है, फिर तीसरे की बारी, सो ऑन। अब ये सक्सेशन से यहां क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, जो हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है उसमें फिश के, मसलन अगर वर्टिब्रेट की हम बात करें तो फिश के फॉसिल सैंपल जिस जमाने में मिलते हैं उसके बाद अगले जमाने में एम्फीबियंस के, फिर रेप्टाइल्स के, फिर बर्ड्स और मैमल्स के मिलते हैं। सो इनके अंदर एक पूरी तरतीब है, और इसी तरतीब को बाकी बायोलॉजिकल साइंसेज ने भी कंफर्म किया है। मसलन बायोकेमिस्ट्री का जो नॉलेज है, बायोकेमिकल एनालिसिस जो करते हैं, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो लोग हैं जो वो एनालिसिस करते हैं, या सेल बायोलॉजी वाले लोग जो एनालिसिस करते हैं, वो यही बताते हैं कि सबसे पहले प्रोकैरियोट्स थे, उन प्रोकैरियोट्स में से प्रोटिस्ट निकले हैं, प्रोटिस्ट में से फर्दर आगे इनवर्टिब्रेट्स, फिर वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स के अंदर भी सक्सेशन क्या है? फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स,
और ये जो मिलने वाला फॉसिल रिकॉर्ड है ये बाकायदा इस चीज को कंफर्म करता है। दूसरा प्रूफ हमने डिस्कस किया फॉसिल रिकॉर्ड। तीसरी चीज है कंपैरेटिव एनाटॉमी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब कंपैरेटिव एनाटॉमी में कई एक ऐसे हमारे पास क्लूज हैं, साइंस हैं, एग्जांपल्स हैं जिनमें से ये साबित किया जा सकता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन सेम है। ओरिजिन सेम होना ही सारी की सारी इवोल्यूशन की बेस है कि आज मुख्तलिफ जो बायोडाइवर्सिटी है इनके ओरिजिन अगर सेम है तो ये जो मुख्तलिफ फॉर्म्स आ गई ये इवॉल्व होकर आई। इसलिए कंपैरेटिव एनाटॉमी एक बड़ा अच्छा सबूत है हमारे पास। जैसा कि सेम स्केलेटल एलिमेंट्स हैं, यानी हमारा स्केलेटन जो है इसके अंदर बोन्स की तादाद और उनकी तरतीब तमाम वर्टिब्रेट के अंदर अगर आप गौर से देखें तो सेम है। यानी फिश है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनमें तकरीबन जो स्केलेटल एलिमेंट्स हैं उनमें बोन्स की तरतीब और तादाद एक जैसी है। ये बहुत बड़ा प्रूफ है। उसके बाद दो और चीजें हैं, एक है होमोलोगस आर्गन और एक दूसरे हैं एनालोगस आर्गन्स। डियर स्टूडेंट्स, होमोलोगस आर्गन्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, यानी बनावट एक जैसी हो लेकिन फंक्शन मुख्तलिफ कर रहे हो। जैसे हम इंसानों के हाथ के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, ऐसा ही अगर आप किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो लिम्ब्स हैं उनकी हड्डियों को देखें तो उनकी बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। लेकिन हमारे हाथ का काम है पकड़ना, बाकियों के लिम्ब्स का काम किसी का कैप्चर करना, किसी का रनिंग करना वगैरह वगैरह है। होमोलोगस ऑर्गन ये इंडिकेट करते हैं कि स्पीशीज की ओरिजिन सेम हुई थी लेकिन आज अपने अपने फंक्शन के लिहाज से वो मुख्तलिफ हैं। इस चीज को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी पहले सेम थे, आज अपने अपने ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए अलग हो गए। दूसरे हैं हमारे पास प्रूफ एनालोगस ऑर्गन्स, जिनका फंक्शन सेम हो पर स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो। जैसा कि किसी बर्ड का जो विंग है उसको अगर गौर से देखें और किसी फ्लाई यानी मक्खी के विंग को देखें या बैट के विंग को देखें तो सारे तीनों जो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस की, बैट का विंग, बर्ड का विंग और किसी फ्लाई का विंग, इनका काम एक है यानी फ्लाइट, लेकिन अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो एंटायरली मुख्तलिफ है। सो व्हाट आर द एनालोगस ऑर्गन्स? दीज आर द ऑर्गन्स हैविंग सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो काम की खातिर या उस फंक्शन की खातिर इन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को मिला दिया है। यह इवोल्यूशन कहलाती है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जन यानी मिलना, मिलाप होना। इसके बाद एक और हमारे पास एनाटॉमिकल डिफरेंस है, वो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। डियर स्टूडेंट्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो एंसेस्टर्स के अंदर फंक्शनलाइज थे लेकिन आज मौजूदा स्पीशीज के अंदर वो मौजूद हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर अपेंडिक्स है, आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ पढ़ा होगा कि अपेंडिक्स जो है वो मौजूद है लेकिन उसका फंक्शन कोई नहीं है, हालांकि एंसेस्ट्रल फॉर्म के अंदर उसका फंक्शन था। इसी तरह से जो वेल है या जो स्नेक है उनके स्केलेटन के अंदर पेल्विक बोन्स का होना। अब पेल्विक बोन्स का होना मतलब ये शो करता है कि कहीं वेल और स्नेक के जो एंसेस्टर थे उनके अंदर लिम्ब्स होंगे लेकिन आज वो लिम्ब्स नहीं हैं, आज उनके अंदर ये पेल्विक बोन्स हैं। सो सिमिलरिटी शो हो रही है although they are vestigial organs. So dear students, इसके बाद कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है। आप लोग जानते हैं स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग थ्रू डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेसेस कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब डियर स्टूडेंट्स, जितने भी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेप्स हैं, खास तौर पर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर स्टेजेस में सिमिलैरिटीज हैं। आप लोगों ने पढ़ा है जाइगोट चेंज होता है मॉरूला के अंदर, ब्लास्टूला के अंदर, गैस्ट्रूला के अंदर चेंज होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है और फर्दर वो ऑर्गेनिज्म मुकम्मल होता है। सो ये तकरीबन तमाम वर्टिब्रेट्स में सिमिलर स्टेजेस हैं। अब इनमें से एक एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसा कि गिल पाउचेस का बनना, यानी जितने भी एम्ब्रियोस बनते हैं, खासतौर पे ये जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर गिल पोचेस बनती हैं। अब वो गिल पोचेस बनने के बाद फर्दर क्या होती हैं? अगर तो एक्वेटिक कोई ऑर्गेनिज्म है जैसा कि कोई फिश वगैरह है तो उसमें वो गिल पोचेस जो हैं वो गिल्स के अंदर चेंज हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने एक्वेटिक लाइफ गुजारनी है।
लेकिन यही गिल पोचेस इनके साइंस मौजूद होते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चेंज हो जाती हैं। जैसा कि ह्यूमन बीइंग की मिसाल लेते हैं, इनटू यूस्टेकियन ट्यूब्स। अब यूस्टेकियन ट्यूब्स क्या हैं? ये वो ट्यूब्स हैं जो मिडल एयर को यानी दरमियानी कान को जोड़ती हैं किसके साथ? थ्रोट के साथ। बात यह है कि एम्ब्रियो के अंदर चाहे वो जमीन के ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर गिल पोचेस का मौजूद होना यह शो करता है कि सिमिलैरिटी है। इसको एक लॉ के अंदर भी पढ़ा जा सकता है हायर क्लासेस के अंदर, जिसको बायोजेनेटिक लॉ कहा जाता है, जिसमें अक्सर यह कहा जाता है ऑन्टोजनी रिकैपिचुलेटेड बाय फाइलॉजनी। ये बात आपको समझ नहीं आएगी इस लेवल पे, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेप्स हैं, इनके अंदर अगर गौर से देखा जाए तो हमें इवोल्यूशन की झलक नजर आती है। यानी एक जैसी स्टेजेस हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, और वो स्ट्रक्चर हस्बे जरूरत बाद में जैसी लाइफ गुजारनी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, वैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आखिरी जो हमारे पास एविडेंस है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखें, हमने पहले ही बात की कि बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हो या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हो या सेल बायोलॉजी का हो, वो प्रूव करता है कि इवोल्यूशनरी लिंक है, तमाम स्पीशीज की ओरिजिन सिमिलर महसूस होती है। अब यहां पे अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम देखें डीएनए, और डीएनए को बनाने वाले जितने भी आप लोग जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की तरतीब ने जो अमाइनो एसिड के जरिए प्रोटीन्स को बनाया है, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद एक सेम जेनेटिक कोड पर मबनी है। आप लोगों ने जेनेटिक कोड भी पढ़ा हुआ है। जीन्स को अगर देखा जाए तो जीन्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन्स को बनाने वाले मोनोमर्स जो होते हैं अमाइनो एसिड्स, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो हालांकि एक दूसरे से बहुत दूर हैं, बैक्टीरिया देखें एक प्रोकैरियोट है, और ह्यूमन बीइंग देखें जो सबसे इवोल्यूशन में टॉप पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर जेनेटिक कोड सिमिलर है, इनके अंदर सेम तरतीब जो होती है अमाइनो एसिड की, सेम तरह की प्रोटीन बनाते हैं। इट मींस ऐसा हुआ होगा कि आज जेनेटिक मटेरियल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है किसी एक जगह से कॉपी होकर आया होगा, इसलिए आज तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक कोड सिमिलरली वर्क करता है। और अगर यही जेनेटिक कोड किसी एक जगह से कॉपी होकर आया है, ये जेनेटिक मटेरियल एक जगह से कॉपी होकर आया है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऑल ऑफ दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर। डीएनए और प्रोटीन का अगर प्रूफ देखा जाए, जीन्स और जीन्स की प्रोडक्ट को देखा जाए, अमाइनो एसिड को देखा जाए, या कॉमन जेनेटिक कोड को देखा जाए, तो ये बहुत अच्छे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिमिलैरिटी ऐसे ऑर्गेनिज्म में भी है जिनका आपस में दूर दराज तक लिंक हमें नहीं महसूस होता। जैसे देखें ह्यूमन बीइंग्स बिल्कुल जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में सबसे एंड पे आते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ अगर हम बैक्टीरिया को देखें, बैक्टीरिया और ह्यूमन बीइंग, इनके अंदर पाया जाने वाला साइटोक्रोम सी। अब साइटोक्रोम सी क्या चीज है? एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है। आप लोगों ने रेस्पिरेशन के चैप्टर में पढ़ा है साइटोक्रोम का फंक्शन। साइटोक्रोम सी बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के बाद अगले प्रोकैरियोट में, फिर उसके बाद प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्ट के बाद पूरे इनवर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स के बाद फिर इंसान तक, ह्यूमन बीइंग तक, वो सिमिलर अमाइनो एसिड से बना हुआ है, और सेम किस्म की ही जीन्स उन्हें बनाती हैं। इट इंडिकेट्स दैट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल एविडेंसेस आर आल्सो सिमिलर। डियर स्टूडेंट्स, बायोजियोग्राफी हो, फॉसिल रिकॉर्ड हो, कंपैरेटिव एनाटॉमी हो, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी हो या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, ये सजेस्ट करते हैं, ये ऐसे प्रूफ्स हैं जो बता रहे हैं कि कॉमन ओरिजिन है, और कॉमन ओरिजिन होने के बावजूद आज मुख्तलिफ क्यों हैं? क्योंकि इनमें क्या हुई है? एवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।